हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बिहार का इतिहास। क्या बिहार का इतिहास? बिहार के इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। बिहार का इतिहास, इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार। जो प्राचीन बिहार है, इसको भी हम लोग विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पाषाण काल, उसके अलावा पाषाण काल के अलावा वैदिक काल, उसके अलावा महाजनपद हो गया, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। जो बिहार है, ये आपको बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की जन्म स्थली है। इसके अलावा मौर्य एवं गुप्त वंश। एक तरह देखा जाए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो आपको प्राचीन बिहार का इतिहास है, क्योंकि जो प्राचीन बिहार है वहाँ पे जो मगध जनपद था, वही उस समय के 14 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद था। जो प्राचीन बिहार का इतिहास है, या जो इतिहास है बिहार का, उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत, इतिहास के स्रोत आप देखा जाए तो पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या है? ये खुदाई से प्राप्त जो हुए हैं, जैसे स्मारक, जो भी बर्तन, मनके, सिक्के या मूर्तियाँ जो भी मिले हैं, वो सब सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अभिलेख जो हैं, मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, वो आपको सब कुछ पुरातात्विक स्रोत में आता है। क्या क्या आता है? जैसे कि आपको मुंगेर, छिंदवाड़ा, कौन जगह, मुंगेर, नालंदा, चिरांद कहाँ? सारण में। चेचर आपको वैशाली में। मनेर, ये आपको पटना। सनुआर, ये आपको रोहतास में आएगा। यहाँ से जो भी प्राप्त हुए हैं, ताम्र प्रस्तर वस्तुएं मिली हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या मिला? ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपको मौर्यकालीन अभिलेख
ये कहाँ मिले हैं मौर्यकालीन अभिलेख? ये आपको बिहार में लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, एवं रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? मौर्यकालीन अभिलेख हैं, जो क्या आपको लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ये उस समय के मौर्य काल के समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और मौर्य काल जो मौर्य शासन थे वो मगध पर शासन करते थे, वो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बराबर की गुफाएं हो गए, या नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, ये सभी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्मारक प्राप्त हुए हैं वो भी आपको इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उसके अलावा खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके क्या होता है? ये बर्तन होता है। मनके बर्तन हो गया, मूर्तियाँ। तो आप देख सकते हैं खुदाई से मौर्यकालीन मूर्तियाँ या गुप्तकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये सब सारे चीज पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अब है साहित्यिक स्रोत। इसमें क्या क्या आ सकता है? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण, ये आपको प्राचीन काल के महाकाव्य हैं, जो कि आपको उस समय के बिहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय हो गया, जैन ग्रंथ हो गया आपको भगवती सूत्र। ये दोनों आपको 14 महाजनपदों के बारे में बताते हैं। ठीक है। ये हो गया रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यात्रा वृत्तांत के द्वारा भी आपको प्राचीन बिहार के बारे में के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक, ये आपको मौर्यकाल के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा? इसके अलावा आपको फाहियान आया था। कौन? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री थे और बिहार आए थे, और बिहार के जो अपने यात्रा के दौरान जो चीज़ भी देखे थे उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उसके द्वारा हम लोग प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक पुस्तक बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, ये गुरु थे। इन्होंने ही नंद वंशों को हटाने में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था, ठीक है। और मौर्य काल के समय प्रमुख व्यक्ति थे। आप देख सकते हैं बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आप देखते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का इतिहास, हम लोग बिहार के इतिहास को शुरू देखते हैं। पहला पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या होता था? इस समय जो व्यक्ति थे आखेटक थे, आखेटक थे एवं खाद्य संग्राहक। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। पाषाण काल, इसमें क्या था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। इसमें जो मनुष्य थे वो शिकार करते थे एवं खाद्य को संग्रह करते थे। इसके संबंध में कहाँ मिलता है? दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में पूरा पाषाण काल से संबंधित आपको दक्षिण बिहार से आपको पाषाण काल से संबंधित स्थल मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण बिहार के मुंगेर एवं नालंदा से, मुंगेर एवं नालंदा से आपको पूरा का पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुंगेर और नालंदा से, जो कि दक्षिण बिहार में क्या मिला है आपको? पत्थर के बना हुआ कुल्हाड़ी, खुरपी और चाकू मिले हैं। पत्थर निर्मित कुल्हाड़ी, चाकू एवं खुरपी मिला है। चाकू, कुल्हाड़ी, खुरपी मिला है। ये आपको जो पाषाण काल है ये कब से मनाते थे? 1 लाख ईस्वी पूर्व, 1 लाख ईस्वी पूर्व के समय को पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या? मध्य पाषाण काल आता है। ये आपको इस काल को मनाता है 40,000 ईस्वी से लेकर 10,000 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इस समय जो मानव थे वो आखेटक के साथ खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो पशुपालक भी बन गए थे। क्या बन गए थे? पशुपालक। पशुओं को पालने लगे थे।
पशुपालक बन गए थे। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम कौन से पशु पाला था? सर्वप्रथम जो पशु पाला था, पशु कहलाता कुत्ता। सर्वप्रथम उन्होंने जो पालतू पशु बनाया था वो था कुत्ता था। कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया था। ठीक है, इसके संबंध में आपको कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ये आपको दक्षिण बिहार से होते हैं। दक्षिण बिहार से ही मध्य पाषाण काल से, दक्षिण बिहार में कहाँ? मुंगेर से मिलता है। इस समय जो औजार थे वो कैसे थे? नुकीले, छोटे आकार के, तेज धार वाले थे। छोटे आकार के तेज धार वाले औजार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आपको छोटे आकार वाले, तेज धार वाले औजार इस्तेमाल किया जाता था। ये हो गया मध्य पाषाण काल। उसमें क्या था? शिकारी के साथ साथ खाद्य को संग्रह करते थे एवं पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। कब? मध्य पाषाण काल में। अब देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसको कब से माना जाता है? जो नव पाषाण काल है, ये आपको इस समय जो मनुष्य थे खाद्य उत्पादक बन गए थे। खाद्य उत्पादक बन गया था। पशुपालक के साथ साथ अब वो खाद्य उत्पादक बन गए थे। जो मानव बस्तियों का निर्माण होने लगा था। मानव बस्तियों का निर्माण होने लगा था। कहने का अर्थ है, पहले जो मध्य पाषाण काल एवं पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो खानाबदोश की ज़िंदगी जीते थे, वो कहीं स्थिर नहीं रहते थे। नव पाषाण काल में वे अपनी बस्तियां बनाकर एक जगह रहने लगे थे। ठीक है, इसके संबंध में साक्ष्य आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? साक्ष्य जो मिलता है, वो आपको चिरांद कहाँ? सारण में चिरांद, उसके अलावा चेचर, वैशाली, मनेर, पटना। क्या? चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर, ये कहाँ है? रोहतास। यहाँ से आपको नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इस समय जो औजार प्रयोग किया जाता था वो आपको औजार, ये आपको हड्डियों एवं पत्थर निर्मित थे। नव पाषाण काल में जो औजार का प्रयोग किया जाता है वो हड्डियों एवं आपको पत्थर द्वारा निर्मित था। इसके संबंध में कहाँ से मिला है? कैमूर की पहाड़ियों, नवादा, जमुई से आपको मिला है। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा एवं जमुई जमुई के गुफा चित्र से ज्ञात होता है। जो नव पाषाण काल है ये आपको कब से माना जाता है? ये 2500 ईस्वी पूर्व के काल को माना जाता है। ठीक है, अब देख लिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांद, सारण में, चेचर, वैशाली, मनेर, आपको पटना और सनुआर। और
पूरा पाषाण काल के दक्षिण बिहार से मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जो वैदिक काल है आपको 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जो है वो आपको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल में आप ऋग्वेद जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण वो है ऋग्वेद। इस समय आपको बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो वैदिक काल है आपको आर्यों से संबंधित है। किससे? आर्यों से, आर्यों से संबंधित है। ठीक है, जो वैदिक काल है ये आपको आर्यों से संबंधित है। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे आपको मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। तो पूर्व वैदिक काल के समय तक वो बिहार में उनका विस्तार नहीं हुआ था। पूर्व वैदिक काल में बिहार में विस्तार नहीं हुआ था। किसका? आर्यों का, अर्थात वैदिक काल में आर्यों का विस्तार नहीं हुआ था, बिहार में विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, और उनका विस्तार उत्तर वैदिक काल में ही बिहार में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्य कहाँ तक आए थे? आर्यों का विस्तार गंडक नदी तक, गंडक नदी के तट तक हुआ। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो हम लोग मुख्यतः देख सकते हैं जो वैदिक काल है वह उत्तर वैदिक काल ही बिहार के इतिहास के बारे में है। ठीक है, आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक। बिहार के भौगोलिक बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसकी चर्चा, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहने का अर्थ है कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी सर्वप्रथम चर्चा आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये कब लिखी गई थी? ये आपको 800 ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी। 800 ईस्वी पूर्व में लिखी गई थी। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बिहार की चर्चा है वो आपको विदेह के नाम से प्रचलित थी। विदेह किसके नाम से? विदेह के नाम से प्रचलित थी, विदेह क्षेत्र के नाम से। इसमें क्या क्या आता है? तिरहुत जो तिरहुत का क्षेत्र है और मिथिला का क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र इसमें शामिल है। किसमें? आपको विदेह में, तिरहुत और अभी क्या कहा? मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, ये जो एरिया है आपको इसके अंतर्गत आता था, विदेह के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद में इसका कोई वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में इसको, जो बिहार है, इसको क्या बोला जाता था?
इसको कीकट या वार्ते बोला जाता है, कीकट। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट या वारत्य क्या बोला जाता है? कीकट एवं वारत्य बोला जाता था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बराह पुराण में बराह पुराण में कीकट शब्द कीकट का अर्थ क्या है? अपवित्र भूमि, अपवित्र अर्थ होता था। अपवित्र भूमि या प्रदेश, जो भी कह लीजिए, क्षेत्र। कीकट का अर्थ क्या हुआ? अपवित्र प्रदेश। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को कीकट या वारत्य बोला जाता था। ठीक है, यहाँ तक ये आपका वैदिक काल रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद, मगध का उत्कर्ष एवं उसके आगे देखेंगे। थैंक यू।